हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपनी यूट्यूब चैनल से मंत्रा में मैं हूँ प्रेजेंट। दोस्तों मैं आपको कई सारे कंपटीशन एग्जाम जैसे कि एसएससी, नेवी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप तथा अन्य सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस पढ़ाता हूँ। दोस्तों मैं आपको भारत के इतिहास के बारे में बता रहा था। उसमें दोस्तों मैं आपको मुगल साम्राज्य के बारे में कल बता चुका हूँ। आज हम दोस्तों इससे आगे चर्चा करेंगे। दोस्तों मुगल साम्राज्य के बाद कुछ खास नहीं हुआ ये सब, तो उसके बाद दोस्तों फिर डायरेक्टली जो कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले होता है प्राचीन काल, उसके बाद दोस्तों आता उत्तर मध्यकाल, फिर मध्यकाल में दोस्तों दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल साम्राज्य तक आ जाता है। और जैसे मुगल साम्राज्य का विध्वंस होता है उसके बाद दोस्तों फिर कौन सा काल आ जाता है, वो शुरू है दोस्तों आधुनिक काल दोस्तों। ठीक है, इसमें दोस्तों आधुनिक काल में मोस्टली जो चीज़ होती हैं वो अंग्रेजों से संबंधित होती हैं, जैसे अंग्रेज वगैरह आए थे। उसके अलावा दोस्तों फिर हमारे स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता से पश्चात दोनों चीज़ इसमें आती हैं दोस्तों। कौन से में? आधुनिक काल में। तो दोस्तों आज से शुरू होता है दोस्तों हमारा क्या, आधुनिक काल शुरू होता है। ठीक है, तो आधुनिक काल के रूप में हम देखेंगे सबसे पहले कि हमारे देश में दोस्तों सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी में आई थी उनमें सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, जिसमें दोस्तों सन 1498 ईस्वी में कौन आया था, वास्को डी गामा। कहाँ पे आया था दोस्तों? भारत के कालीकट में, तट बंदरगाह पर आया था। ये क्वेश्चन कई बार आता है, वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आया था, तो कालीकट बंदरगाह पर आया था दोस्तों। ठीक है, सन 1498 ईस्वी में। इसी दौरान दोस्तों एक देश की खोज हुई थी, कोलंबस ने की थी दोस्तों। कौन से सन में? 1496 में। वास्को डी गामा से 2 साल पहले कर दी थी। वो भी भारत खोजने के लिए गए थे, लेकिन वो गलती से किसको खोज बैठे, अमेरिका को। ठीक है, तो शुरुआत करें दोस्तों यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपियन कंपनियों का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन दोस्तों सबसे पहले जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, भारत में पुर्तगाली आए थे। तो इनका क्रम क्या था? अभी कई बार क्रम आ जाता है कि क्रम टाइप में सवाल पूछे जाते हैं, तो वो लिख देता हूँ एक बार। पुर्तगाली दोस्तों, पुर्तगाली के बाद जो दोस्तों हमारे देश में आए थे वो थे हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डैन, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे दोस्तों। एक फैक्ट ये है कि पुर्तगाली हमारे देश में सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए थे, क्योंकि जो गोवा जो था वो पुर्तगालियों के क्षेत्र में, मतलब पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा था, और सबसे लास्ट में लगभग 1962 के आसपास उन्होंने भारत को सौंपा है गोवा। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए थे, सबसे लेट भारत से गए हैं। ठीक है, अब देखिए इससे अगला वाला फैक्ट क्या है कि पुर्तगाली ने दोस्तों अपनी नौसेना की शक्तियों के दम पर भारत में घोड़े के आयात पर एक अधिकार जमा लिया। किसने दोस्तों? पुर्तगालियों ने। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने भारत में तंबाकू खेती व प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती, अगर आपसे कोई पूछे तंबाकू खेती सर्वप्रथम किसने शुरू की थी, तो पुर्तगालियों ने शुरू की थी की खेती, तथा एक चीज और की थी, वो क्या है दोस्तों? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। किसने दोस्तों? पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1596 ईस्वी में वो प्रथम डच नागरिक आया था हमारे भारत में, जिसका नाम था दोस्तों क्या? उसका नाम था दोस्तों कार्नेलिस डी हस्टमान। ये कौन सी सन में आया था दोस्तों, वो भी आपको बता देता हूँ। सन 1596 ईस्वी में आया था। 1596 ईस्वी में प्रथम डच नागरिक
कार्लेनियस डी अस्तमान। ठीक है दोस्तों, ये लगभग उसके 98 साल बाद आया, जैसे कि मैंने आपको बताया 1598 ईस्वी में कौन आया था, वास्को डी गामा आया था भारतीय कालीकट बंदर पर। और उसके लगभग 98 साल बाद कौन आया 1595 में, वो आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला फैक्ट जो है वो दोस्तों क्या है, बेदरा की लड़ाई। बेदरा की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, बेदरा की लड़ाई, बेदरा की लड़ाई हुई थी दोस्तों अंग्रेजों की वर्सेस डच के रूप, अंग्रेज वर्सेस डच के लिए, अंग्रेज, जिसमें अंग्रेजों का सेनापति शायद क्लाइव था, शायद क्या वो था, वो उस समय शायद गवर्नर था, वर्सेस सेनापति मान लीजिए, क्योंकि उस समय पूरे भारत में हेड था वो, और जो सेना युद्ध कर रही थी उस समय वो उस सेना का भी हेड था, वर्सेस डच, जिसमें अंग्रेज विजयी थे, अंग्रेज विजयी हुए इस लड़ाई में। ठीक है, कौन सी, बेदरा की लड़ाई में दोस्तों। इसके अलावा क्या है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर सन 1916 ईस्वी में हुई थी, मतलब 1600 ईस्वी के लास्ट में दिन हुई थी, किसकी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दोस्तों। ठीक है, और 1609 ईस्वी में दोस्तों प्रथम अंग्रेज कौन, कैप्टन हॉकिंस को किसकी तरफ भेजा गया दोस्तों, जहांगीर की तरफ में भेजा गया, कौन की तरफ से, जेम्स की तरफ से। ठीक है दोस्तों, सन 1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी समुद्री तट पर सर्वप्रथम जो अंग्रेज थे हमारे, जो दक्षिणी पश्चिमी तट था, मतलब नीचे की तरफ आप कह सकते हैं एक टाइप से महाराष्ट्र से नीचे की तरफ जो भी एरिया आता है वो इधर के एरिया में वो सब दक्षिण पश्चिमी आता है, दक्षिण पश्चिमी तट कहते हैं उसको। तो वहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की, किसने, अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी, पट्टनम में स्थापित की थी दोस्तों। ठीक है, ये अंग्रेजों ने स्थापित की थी। इसके अलावा दोस्तों क्या था कि सन 1613 ईस्वी में जहांगीर ने सूरत में उनको अपना एक कह सकते हैं आपके कोठी खोलने की अनुमति दी थी, तो उन्होंने अपने फिर सूरत में भी बनी एक व्यापारिक कोठी खोल दी थी अंग्रेजों ने। इसके बाद दोस्तों वो अंग्रेज फ्रेंच युद्ध हुआ, उसमें फिर अंग्रेजों ने फ्रेंचों को हरा दिया और अपना पूरे भारत में मतलब विदेशी कंपनियों में अपना एक अधिकार जमा लिया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, वैसे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों सन 1731 ईस्वी में हुई थी। उस समय दोस्तों लुई 14वां कहाँ का राजा था, फ्रांस का राजा था, फ्रांस का लुई 14वां था। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये भी लिख देता हूँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई 1731 ईस्वी में। इसका प्रथम गवर्नर कौन था, आप कह सकते हैं एक बार से, हेड कौन था उस समय, डुप्ले, जिसका नाम क्या था, डुप्ले, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड था। उसको उस समय आप कह सकते हैं एक तरफ से गवर्नर था, पहला फ्रांसीसी गवर्नर था दोस्तों, जो कि भारत में किसकी तरफ से भेजा गया था, लुई 14 की तरफ से भारत में भेजा गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या आता है कि सन 1757 ईस्वी में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध सन 1757 ईस्वी में होता है, अंग्रेज वर्सेज, जिसमें जो नवाब था बंगाल का, उसको सिराजुद्दौला के नाम से जाना जाता है,
उसके बीच में हुआ था दोस्तों, जिसमें कौन जीते थे? इसमें अंग्रेज जीते थे दोस्तों, ठीक है। तो इस युद्ध के बाद दोस्तों उनको अच्छी पकड़ मिल गई। एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हेड डॉलर, ठीक है। इसका दोस्तों अगला युद्ध होता है दोस्तों कौन सा? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये दोस्तों होता है सन 1764 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। जो रॉबर्ट क्लाइव के सन 1764 ईस्वी में होता है। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसके खिलाफ किया था? ये अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम। अंग्रेज वर्सेस अवध के नवाब, मीर कासिम तथा इसमें दोस्तों कौन जीते थे? अंग्रेज जीते थे। और इसमें भी अंग्रेज जीते थे बक्सर के युद्ध में। मीर कासिम तथा मुगल सम्राट, के मध्य हुआ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों सन 64 ईस्वी में क्या हुआ? बक्सर के युद्ध के बाद दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो उस समय भारत के सबसे समृद्ध प्रदेश में से एक थे, उन तीनों पर द्वैध प्रकृति द्वारा अपना राज्य स्थापित कर लिया, ठीक है। किसने किया था दोस्तों? ये रॉबर्ट क्लाइव ने शुरुआत की थी इस काम की। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आता है, वो आता है अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य जो संघर्ष हुआ भारत में अपनी मतलब श्रेष्ठता साबित करने को, उसके बारे में दोस्तों। अंग्रेज और फ्रांसीसी के संघर्ष को हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। कर्नाटक में तीनों युद्ध हुए और तीनों किसके कारण हुए? अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष के हुए थे। उनको कर्नाटक युद्ध कहा जाता है, इनके बीच के युद्ध को, ठीक है। तो उसके बारे में जानकारी करेंगे। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, उसका बेस क्या था दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेज और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से संबंध था। प्रथम कर्नाटक युद्ध वो मोस्टली आप कह सकते हैं वो यहाँ पे बेस नहीं था, वो था और उधर की तरफ जो ब्रिटेन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड ब्रिटेन तो एक ही चीज़ है, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रिया के में उत्तराधिकार के रूप में जो वैशाली थी उसके लिए हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे थे, उधर को देखते हुए यहाँ पर भी उन दोनों ने आपस में लड़ाई कर ली, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये एक संधि किसका नाम, जिसका एक्स ला सैपेल, एक्स ला सैपेल संधि के साथ ही यह जो युद्ध था समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे संधि हो गई, यहाँ पर भी संधि हो गई, तो क्योंकि युद्ध वहाँ की हिसाब से शुरू हुआ था, इसीलिए वहाँ पर जैसी संधि हुई यहाँ पर भी अपने आप संधि हो गई थी दोस्तों। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, सन 1746 से 48 में। इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है दोस्तों। द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखिए, कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दोस्तों क्या था कि सन 1749 ईस्वी में शुरू हुआ था दोस्तों। इसमें दोस्तों डुप्ले की हार हुई थी। किसकी? डुप्ले की हार हुई थी। किसमें?
द्वितीय कर्नाटक युद्ध में दोस्तों, ठीक है। और डुप्ले की हार हुई और पांडिचेरी संधि से युद्ध विराम हो गया। पांडिचेरी संधि। इसके बाद आता है तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। तृतीय कर्नाटक युद्ध सन 1756 ईस्वी से सन 1763 ईस्वी में हुआ और पेरिस की संधि के साथ ये भी समाप्त हो गया, ठीक है। लेकिन इसी के मध्य सन 1760 ईस्वी में एक बांडवास की संधि हुई थी, उसके बारे में बताता हूँ मैं। ये पेरिस की संधि लिख लीजिए वैसे तो, पेरिस की संधि। अब ये आता है एक और वांडीवास के युद्ध। वांडीवास का युद्ध दोस्तों अंग्रेजी सेना और फ्रांसीसी सेना के मध्य हुआ था, जिसको अंग्रेजी सेना को दोस्तों आयरकूट ने और फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों। इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना की पराजय हुई थी और अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी और इस युद्ध से दोस्तों फ्रांसीसी सेना का पतन प्रारंभ हो गया। ये दोस्तों वांडीवास का युद्ध अगर देखा जाए तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का ही एक पार्ट है, एक टाइप से आप कह सकते हैं। तो अंग्रेज, जिसमें आयरकूट ने इसकी हेल्प की थी, वर्सेस फ्रांसीसी, जिनकी हेल्प लाली ने की थी, जिनको नेतृत्व लाली ने प्रदान किया था और इसको अंग्रेजों को आयरकूट ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसमें दोस्तों जीता कौन था? अंग्रेज जीते थे, ठीक है। इसके बाद पहले इसको एक बार रख देता हूँ। इसके बाद जो अगला युद्ध हुआ दोस्तों वो किसके युद्ध हुआ था, वो अगला वाली जो चीज़ है वो किसकी। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि दोस्तों मैसूर के जो राजा थे उनके बीच में तथा अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है। आइए अब उसके बारे में हम जानकारी करते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या था कि 15वीं शताब्दी में दोस्तों जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु पड़ता है उसी के आसपास दोस्तों एक मैसूर नाम का राज्य हुआ करता था। उसमें दोस्तों हैदर अली नाम के एक सिपाही ने अपनी कौशलता के आधार पर अपने आप को राजा मौका मतलब जो राजा था उसकी मृत्यु के बाद अपने आप को वहाँ पर शासक नियुक्त किया और उसके बाद दोस्तों उसने अपने राज्य को इतना शक्तिशाली कर दिया कि ये अंग्रेजों के लिए एक नई टेंशन हो गई। क्या हो गया? नई टेंशन हो गई दोस्तों। तो आप कह सकते हैं एक टाइप से जो मैसूर राज्य की स्थापना एक टाइप से हैदर अली ने की थी। किसने की थी दोस्तों? हैदर अली ने की थी, जो द्वितीय संस्थापक कह सकते हैं या फिर वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। इसने दोस्तों सन 1761 ईस्वी में शुरू की थी। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी कि इसको पता था कि अगर हम अब भी धनुष बाणों पे लड़ेंगे तो हमारे हारने तय है। तो इसने क्या किया कि अपनी जो सेना थी उसको पश्चिमी सेना की जैसे अब प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। जैसे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़ते थे उनकी तरह दोस्तों उसने क्या किया कि उनकी तरह ही अपनी सेना को भी प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया दोस्तों। किसने? हैदर अली ने दोस्तों, ठीक है। जिसके कारण दोस्तों इसकी सेना दिन प्रतिदिन ताकतवर होती गई। अब आता दोस्तों प्रथम आंग्ल युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों ये हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली की विजय हुई थी। हैदर अली
वर्सेस अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें हैदर अली क्या हुई थी दोस्तों, विजय हुई थी। ये वाला साइन क्या प्रदेश का था दोस्तों, विजय को। किसी अगर वर्सेस से पहले अगर किसी व्यक्ति के नाम में या फिर किसी पार्टी की तरफ ये था, उसका मतलब ये कि ये विजय को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये सन 1767 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद द्वितीय आंग्ल युद्ध होता है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये किसके मध्य होता है दोस्तों, ये होता है सन 1780 ईस्वी में हैदर अली व किसके मध्य, अंग्रेजों के मध्य। लेकिन युद्ध के बीच में क्या होता है दोस्तों, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान वहाँ का शासक बनता है। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज से उनके मध्य संधि हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई खास नहीं है, आपके संधि हो जाती है, वही तो बात है, इसमें खास नहीं। फिर तृतीय आता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों कि ये मंगलौर की संधि की एक तरफ कह सकते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से पहले क्या है, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में क्या हुआ थी, मंगलौर की संधि, जो कि एक द्वितीय आंग्ल युद्ध का ही भाग था संधि। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य थी, जिसमें वारेन हेस्टिंग वहाँ का वो था, गवर्नर था। उस समय क्या था दोस्तों, गवर्नर था। इसका दोस्तों क्या आता है, तृतीय आंग्ल युद्ध आता है। लेकिन इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें काफ़ी दिलचस्पी दिखाई थी, और ये दोस्तों एक क्लब जो जैकोबिन क्लब था उसका सदस्य भी बना था। तो आपसे कोई पूछे जैकोबिन सदस्य क्लब का सदस्य कौन बना था, तो वो था टीपू सुल्तान दोस्तों, ठीक है। इसको आता तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों इसमें क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सबसे बड़ी हानि थी हमारे इसमें एक तरफ देखा जाए तो इसमें अंग्रेजों ने निजाम और मराठा के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को हराया था और उसको श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी। अंग्रेज, निजाम, मराठा ये विजय हुए थे वर्सेस टीपू सुल्तान। और इसमें क्या हुआ था, श्रीरंगपट्टनम संधि, श्रीरंगपट्टनम संधि किसको करनी पड़ी दोस्तों, टीपू सुल्तान को, ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के पश्चात उसके बाद होता है दोस्तों चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है दोस्तों, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। और क्या हुआ दोस्तों, मैसूर पर अंग्रेजों का शासन हो गया,
तो यहाँ से दोस्तों ये आंग्ल मसूद 4 टाइप में बटे हुए हैं और चारों में दोस्तों लास्ट में जाके क्या हुआ वो आप देख ही पा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था, अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया दोस्तों। ठीक है, हमारे भारत में फिर अंग्रेजों का शासन स्टार्ट हो गया था। सॉरी कहने का मतलब मैसूर में भी अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। दोस्तों इसके बाद पॉइंट आता है कौन सा, सन 1857 जो ईस्वी का जो विद्रोह था वो आता है। सन 1857 ईस्वी की क्रांति। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों इसके कई राजनीतिक कारण थे, कई धार्मिक कारण थे और कई अपने मतलब कि सामाजिक कारण थे दोस्तों। राजनीतिक कारण क्या थे कि जैसे कि आपने जाना होगा कि लॉर्ड डलहौजी वगैरह जो सब थे ये राज्य को हड़प रहे थे। इधर को वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी कई अपने कुछ में राज्यों को फंसा लिया था और उसके अलावा और भी कई लॉर्ड आए मतलब जो इनके गवर्नर बन के आए थे, उन्होंने अपने कुछ चक्र में अंग्रेजी शासन को बढ़ावा दिया था और अपने भारतीय शासकों के बीच में फूट डाल नीति करो जैसी नीतियाँ चलाई थी जिसको लॉर्ड डलहौजी चलाया था वो। तो दोस्तों ये तो इसके राजनीतिक कारण थे। धार्मिक कारण क्या थे दोस्तों कि जो कारतूस वगैरह थे, मतलब जो कारतूस था उसमें सुअर की चर्बी थी। वैसे ही तत्कालीन कारण धार्मिक कारण भी था। और धार्मिक कारण सबसे बड़ा ये था कि जो मिशनरी थे, जो ईसाई मिशनरी थे, उनको इस बात की खुली छूट दी गई थी कि वे हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म की खूब आलोचना करें, उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं होगा। और इसके अलावा जो हिंदू या मुसलमान, चाहे वो लड़का हो, बड़ा लड़का हो, छोटा लड़का हो, वो जो हिंदू मुसलमान लड़का जो अपने परिवार के सदस्य कह सकते हैं आप, जो छोटा लड़का क्या करेगा, मतलब कि जो ईसाई धर्म ग्रहण करेगा वो दोस्तों अपने परिवार की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना जाएगा। ठीक है, कि साफ साफ कहने का मतलब है कि ये हमारे इंडिया में आकर इंडिया के लोगों को हिंदू और मुसलमान थे उनको क्या बनाना चाहते थे, ईसाई बनाना चाहते थे। ये इसके धार्मिक कारण हो गए। राजनीतिक कारण जैसे मैं आपको बता ही चुका। और इसके अलावा भी कई अन्य कारण थे। तत्कालीन कारण था कि जो कारतूस में सुअर की चर्बी की अफवाह थी। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कारतूस में सुअर की चर्बी थी, प्रॉब्लम ये थी कि जो कारतूस था, मतलब कि उस जो बंदूक की कारतूस थी उसमें उस समय दांत लगा के उसको खींचा जाता था और उसके बाद उसमें डाला जाता था। तो मुसलमानों में और हिंदू मुसलमान दोनों में खासकर ऐसा है कि सुअर की चर्बी को मुँह से नहीं लगाते। ठीक है, तो उस समय उन्होंने जो मंगल पांडे थे और कई अन्य लोग थे, उन्होंने इसको इसका यूज करने से मना कर दिया। तो अंग्रेजों ने कुछ कहा था तो उसने जो मंगल पांडे था उसने अंग्रेजों पर गोली चलाई थी। तो शुरुआत किसने की थी, मंगल पांडे ने की थी। और उसके बाद दोस्तों ये पूरे देश में फैल गए, मतलब पूरे देश के उत्तर भारत लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। और मोस्टली इसका केंद्र माना जाए सीरियसली केंद्र माना जाता है तो उत्तर प्रदेश ही हमारा इसका केंद्र था। किसका दोस्तों, सन 1897 ईस्वी का, 57 ईस्वी का। तो देखिए दोस्तों ये सन 1857 ईस्वी 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी से विद्रोह शुरू हुआ था और मेरठ से प्रारंभ होकर 12 मई 1857 ईस्वी को पूरे देश के सिपाहियों में फैल गए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो प्रथम पॉइंट आता है वो ये है कि, और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, विद्रोह केंद्र, ये नेतृत्वकर्ता का नाम है का नाम और विद्रोह को चलने वाले का नाम। विद्रोह को कुचलने वाले चलने वाले या फिर दबाने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन, दिल्ली में दोस्तों बहादुर शाह जफर,
जो मुग़ल सम्राट थे, अंतिम मुग़ल सम्राट कहा जाता है इनको, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान। कौन? बख्त खान ने क्या शुरू किया था? विद्रोह शुरू किया था, ठीक है। इसको दबा दिया गया किसके द्वारा? निकोलस एवं हडसन के द्वारा इस विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। दूसरा, लखनऊ में बेगम हजरत महल के द्वारा, बेगम हजरत महल ने स्टार्ट किया था, नेतृत्व इसका मतलब इनके द्वारा शुरू किया था। और इसको दबाया किसने था? कैंपवेल एवं हेनरी लॉरेंस। ठीक है। तृतीय किसने शुरू किया था? कानपुर में शुरू किया था तृतीय, ठीक है। कानपुर में किसने शुरू किया था दोस्तों? नाना साहब और तात्या टोपे ने। नाना साहब, इनको दौदू पंत भी कहा जाता है, दौदू पंत एवं तात्या टोपे, ठीक है। यहाँ पर किसने दबाया था दोस्तों? यहाँ पर कैंपवेल ने इस विद्रोह को दबा दिया था। इसके बाद देखिए चौथे नंबर पर झांसी। ये तो आपने सुने हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई ने स्टार्ट किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। तो यहाँ पर किसने दबाया था? यहाँ पर दबाया था दोस्तों फिरोज ने। पांच है दोस्तों क्या? इलाहाबाद। इलाहाबाद में दोस्तों लियाकत अली, इनका नाम बहुत कम आता है वैसे, लियाकत अली। और यहाँ पर किसने दबाया था? यहाँ पर ये विद्रोह दबा दिया था कर्नल नील ने। ठीक है। और छठवा, ये इलाहाबाद में स्टार्ट किया था, जिसको प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। और छठवा था दोस्तों बरेली। बरेली में किसने शुरू किया था? खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, ठीक है। एक कर्नल नील है। यहाँ पर विद्रोह किसके द्वारा दबाया गया? कैंपवेल। वैसे अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज़्यादा विद्रोह है कैंपवेल ने ही दबाया था, ठीक है। सातवां है जगदीशपुर। यहाँ पर दोस्तों किसने स्टार्ट किया था? कुंवर सिंह ने, जिनको राजा कुंवर सिंह भी लिखा जाता है कभी, कुंवर सिंह, ठीक है। और इसको दबाया था विलियम टेलर एवं विसेंट आयर ने, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे 1857 ईस्वी का
जिसके कारण दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसका ना तो कोई डेट फिक्स थी और ना ही कोई एक चुना गया था नेतृत्व था। वैसे चुना गया था बहादुर शाह जफर को, इस पूरी क्रांति का नेतृत्व करता चुना गया था, लेकिन उस समय जो बहादुर शाह जफर थे उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी। तो इतने बुजुर्ग थे दोस्तों, तो वो ज़्यादा नहीं कर सकते थे। अगर इसकी जगह अगर देखे जाए रियल में, तो चुनने वाला जो बंदा था या तो वो रानी लक्ष्मीबाई को चुना जाता या फिर अगर नाना साहब को चुना जाता तो हो सकता है कि हमारा देश बहुत पहले आज़ाद हो जाता। और उसके अलावा दोस्तों कि क्या हुआ कि जैसी क्रांति हुई तुरंत कुचल दी गई, ठीक है। और समय में कुछ ना कुछ डिस्टेंस था, जैसे यहाँ पर 1 महीने पहले शुरू हुई, वहाँ पर 1 महीने। और उस समय में क्या हुआ कि कई जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, हमारे भारत के इन स्वतंत्रता सेनानियों का साथ नहीं दिया, जिसके कारण हमारे 1857 के साथ जो क्रांति थी वो कुचल दी गई। किसके द्वारा दबा दी गई? किसके द्वारा दोस्तों? अंग्रेजों के द्वारा। जिसमें दोस्तों किसका सबसे बड़ा हाथ था? कैंपबेल का। आप देख पा रहे होंगे कैंपबेल। और जो कानपुर में दोस्तों नाना साहब तथा टोपे दोनों को मिलकर इसने अकेले बंदे ने इस पूरी क्रांति को दबा दिया था। तो आप कह सकते हैं कैंपबेल ने इस क्रांति को दबाने में बहुत बड़ा योगदान था। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा दें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपसे जय हिंद, जय भारत।